तो जब आप अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की कंपनी देखते हैं तो प्राइस टू बुक में काफ़ी अंतर हो जाता है। जैसे TCS जो है वो एक IT कंपनी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक रिफाइनरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के दिन फ्राइडेज़ फंडा में हम फंडामेंटल एनालिसिस पे चर्चा करते हैं। हम एक छोटे से विषय को ले लेते हैं और उसे उदाहरण के द्वारा सरल भाषा में एक रोचक तरीके से समझ लेते हैं। हम उस विषय की विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और उसी के साथ हम आसानी से फंडामेंटल एनालिसिस को समझ लेते हैं। तो पिछले सप्ताह हमने बुक वैल्यू पे चर्चा करी थी। हमने समझा था कि बुक वैल्यू क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस सप्ताह हम भाग 2 में बुक वैल्यू पे ही आगे चर्चा करेंगे। हम ये समझेंगे कि बुक वैल्यू से एक स्टॉक की कैसे वैल्यूएशन करी जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के लैपटॉप पर चलते हैं और देख लेते हैं बुक वैल्यू से वैल्यूएशन कैसे करी जाती है। तो सबसे पहले हम बुक वैल्यू का फॉर्मूला दोबारा लिख देते हैं। बुक वैल्यू इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अब ये तो हो गई कंपनी की टोटल बुक वैल्यू, परंतु एक और चीज़ होती है, बुक वैल्यू पर शेयर। तो इसका भी एक आसान सा फॉर्मूला है। तो हम टोटल बुक वैल्यू ले लेते हैं और उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हम बोल देते हैं, मतलब कितने शेयर्स बाज़ार में उपलब्ध हैं। तो कई बार आप पुस्तकों में या इंटरनेट पे देखेंगे तो सिर्फ बुक वैल्यू लिखा होता है, परंतु उसका एक्चुअल मतलब होता है बुक वैल्यू पर शेयर। चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो इसको आसान भाषा में हम PB रेशियो बोल देते हैं। ये एक महत्वपूर्ण रेशियो है। तो इसका एक आसान सा फॉर्मूला है, PB इज इक्वल टू प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो ये बुक वैल्यू पर शेयर है। तो पुस्तकों में या इंटरनेट पे आप सिर्फ देखेंगे कि बुक वैल्यू लिखा होता है, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि जब हम बुक वैल्यू बोलते हैं तो उसका मतलब ही यही होता है कि हम बुक वैल्यू पर शेयर की बात कर रहे हैं। तो टोटल बुक वैल्यू की बहुत कम बात होती है। PB रेशियो एक महत्वपूर्ण रेशियो है जिससे हम कंपनी का आंकलन कर सकते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन को देख सकते हैं। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसकी बुक वैल्यू मतलब टोटल बुक वैल्यू 100 करोड़ की है और नंबर ऑफ शेयर्स मतलब नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इस कंपनी के 10 करोड़ हैं। मतलब पब्लिक के पास, ओनर्स के पास, सबको मिला के 10 करोड़ शेयर्स उपलब्ध हैं। तो बुक वैल्यू पर शेयर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 10। तो बुक वैल्यू है 10 रुपये। मान लेते हैं कि इस समय कंपनी के शेयर का भाव चल रहा है 100 रुपये। तो CMP का मतलब है करंट मार्केट प्राइस। तो आज का भाव 100 रुपये का है। तो PB रेशियो हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 10। तो ये नंबर एक महत्वपूर्ण नंबर है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्क्रीनर की वेबसाइट पे चलते हैं और कुछ कंपनीज़ के उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने स्क्रीनर की वेबसाइट खोली हुई है और रिलायंस का वेब पेज खोला हुआ है। तो रिलायंस की टोटल मार्केट कैप करीब करीब 20 लाख करोड़ की है। तो हमको मार्केट कैप देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमको बुक वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बुक वैल्यू जो लिखी हुई है ये बुक वैल्यू पर शेयर है। तो बुक वैल्यू पर शेयर है 1173 रुपये और करंट मार्केट प्राइस है 2948 रुपये। तो अगर हमको PB रेशियो निकालनी हो, प्राइस टू बुक निकालना हो, तो हम 2948 को 1173 से भाग दे देंगे।
तो याद रखिए ये बुक वैल्यू पर शेयर है, टोटल बुक वैल्यू नहीं है। अगर हमको टोटल बुक वैल्यू निकालनी है तो हम इस बुक वैल्यू को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिफाइनरी सेक्टर की अन्य कंपनीज़ का भी डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री की प्राइस टू बुक वैल्यू दी हुई है। तो CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई BV मतलब बुक वैल्यू पर शेयर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की PB रेशियो है 2.51। ऐसे ही IOCL इंडियन ऑयल की प्राइस टू बुक है 1.3, BPCL की है 1.91। तो अगर आप देखेंगे तो इन सब की प्राइस टू बुक समांतर ही है। रिलायंस की थोड़ी सी ज़्यादा है, उसके बाद BPCL की है, IOCL की और भी थोड़ी सी कम है, लेकिन एक रेंज में ही है। मान सकते हैं कि 1.5 से 2.5 के बीच में सबकी PB रेशियो है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी पे सर्च करते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी की सारी कंपनी के आंकड़े दिए हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी दिया हुआ है, TCS का दिया हुआ है, HDFC बैंक का दिया हुआ है और सारी निफ्टी 50 की कंपनी के आंकड़े दिए हुए हैं। यहाँ पे प्राइस टू बुक भी दिया हुआ है। तो रिलायंस का हमने देखा ही था कि 2.51 प्राइस टू बुक था, परंतु आप यहाँ TCS का देखिए तो TCS का प्राइस टू बुक है करीब 17। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज से बहुत ही ज़्यादा है। तो जब आप अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की कंपनी देखते हैं तो प्राइस टू बुक में काफ़ी अंतर हो जाता है। जैसे TCS जो है वो एक IT कंपनी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक रिफाइनरी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अन्य भी बिजनेस हैं, जैसे टेलीकॉम का बिजनेस है और रिटेल का बिजनेस है और कई अन्य तरीके के बिजनेस हैं। तो जब आपको PB का कंपैरिजन करना हो, प्राइस टू बुक का कंपैरिजन करना हो, तो दो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की कंपनीज़ का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आप सेम इंडस्ट्री ही कंपनी का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आप TCS का कंपैरिजन इन्फोसिस से कर सकते हैं, HCL टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। रिलायंस का कंपैरिजन IOCL से कर सकते हैं, BPCL से कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा ही था। तो चलिए TCS पे चलते हैं। TCS को क्लिक करते हैं और देखते हैं TCS का डेटा क्या दिखा रहा है। तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और इस इंडस्ट्रीज़ की बाकी कंपनीज भी देख लेते हैं। तो IT सॉफ्टवेयर में हम TCS को देख रहे हैं, इन्फोसिस को देख रहे हैं, HCL टेक्नोलॉजीज़ को देख रहे हैं, विप्रो को देख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इनकी PB रेशियो देखें तो TCS की काफ़ी ज़्यादा है, 17 के करीब है। तो इन्फोसिस और HCL टेक्नोलॉजीज़ की PB रेशियो TCS से काफ़ी कम है। इन्फोसिस की है करीब 9 और HCL टेक्नोलॉजीज़ की है करीब 6.5 और विप्रो की तो इससे भी कम है। तो इससे क्या पता लगता है कि जब हम रिफाइनरीज़ की PB रेशियो देख रहे थे तो उनकी PB रेशियो काफ़ी समांतर थी, 1.5 से 2.5 के बीच में थी। परंतु जब हम IT सर्विसेज कंपनी पे आ रहे हैं तो इनकी PB रेशियो काफ़ी अलग थलग है। इन्फोसिस की करीब 9 है, TCS की करीब 17 हैं और विप्रो की करीब 3.5 ही है। तो कई बारी सेम इंडस्ट्री में भी PB रेशियो का कंपैरिजन उचित नहीं होता है। तो चलिए आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। वापस नोटपैड पे चलते हैं और ये सब हटा देते हैं और बुक वैल्यू का फॉर्मूला दोबारा लिखते हैं। बुक वैल्यू इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। तो जब हम टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो आपको पिछले वीडियो से याद होगा कि हम दो तरीक़ों के एसेट्स की बात करते हैं। पहले होते हैं करंट एसेट्स और दूसरे होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो करंट एसेट्स में हमारी आ जाती हैं इन्वेंट्रीज और कुछ अन्य तरीके की चीज़ें भी आ जाती हैं, और फिक्स्ड एसेट्स में हमारे आ जाते हैं मशीनरी, इक्विपमेंट और कुछ अन्य तरीके की चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ये जो सारे एसेट्स हैं ये टेंजिबल एसेट्स हैं। हम यहाँ पे सिर्फ उन एसेट्स की बात कर रहे हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अलग तरीके के एसेट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे कि ब्रांड वैल्यू। जैसे इन्फोसिस की कुछ ब्रांड वैल्यू है, TCS की कुछ ब्रांड वैल्यू है। तो हर एक कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी कुछ ब्रांड वैल्यू हो जाती है। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कंपनी है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है, लक्स साबुन बनाता है, सनसिल्क शैम्पू बनाता है और कई अन्य तरीके के प्रोडक्ट्स बनाता है, सैकड़ों प्रोडक्ट्स बनाता है।
तो हर एक प्रोडक्ट की कुछ ब्रांड वैल्यू है। तो HUL एक कंपनी है तो उसकी एक ब्रांड वैल्यू है, उसके हर एक प्रोडक्ट की, हर एक ब्रांड की कुछ ब्रांड वैल्यू है, जैसे कि लक्स की कुछ ब्रांड वैल्यू है, सनसिल्क की कुछ ब्रांड वैल्यू है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्राउज़र पे एक वेबसाइट खोली हुई है जिसमें ब्रांड वैल्यू की चर्चा करी हुई है। तो यहाँ पे टेबल में इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े ग्रुप्स की ब्रांड वैल्यू लिखी हुई है। तो ये उनका एक अनुमान है जो उन्होंने एस्टिमेट किया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड वैल्यू इतनी ही हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकती है, हो सकता है इससे कम भी हो। तो जैसे टाटा ग्रुप की ब्रांड वैल्यू उन्होंने लिखी हुई है $28 बिलियन। इन्फोसिस की ब्रांड वैल्यू उन्होंने लिखी हुई है $14 बिलियन। तो यहाँ पे बड़े ग्रुप्स की, बड़ी कंपनीज की ब्रांड वैल्यू लिखी गई है। तो TCS एक कंपनी है, लेकिन TCS की अलग से ब्रांड वैल्यू नहीं दी गई है, टाटा ग्रुप की ब्रांड वैल्यू दी गई है। टाटा ग्रुप में कई कंपनीज आती हैं, जैसे TCS एक कंपनी है, टाटा केमिकल्स एक कंपनी है, टाटा कंज्यूमर एक कंपनी है और कई अन्य कंपनीज भी हैं। इसी तरह के इन्फोसिस सिर्फ एक कंपनी है, इन्फोसिस कोई ग्रुप नहीं है। तो इन्फोसिस की ब्रांड वैल्यू दी गई है। और इसके अलावा भी आप देखेंगे LIC की, रिलायंस की, SBI की, एयरटेल की, कई ग्रुप्स की, कई कंपनीज की ब्रांड वैल्यू दी गई है। तो ब्रांड वैल्यू एक इंटेंजिबल एसेट है। तो इन्फोसिस का एक नाम है और उस नाम की वजह से इन्फोसिस को बिजनेस मिलता है, इसीलिए उसकी एक वैल्यूएशन है। तो यहाँ पे हम इन्फोसिस की वैल्यूएशन और HCL टेक की वैल्यूएशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो HCL टेक की वैल्यूएशन है करीब करीब 7.5 बिलियन और इन्फोसिस की वैल्यूएशन है करीब करीब 14.25 बिलियन। तो इन्फोसिस की ब्रांड वैल्यू HCL टेक की ब्रांड वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है, जबकि ये दोनों कंपनीज एक ही इंडस्ट्री की हैं। तो चलिए नोटपैड पे वापस चलते हैं। तो जब हम दो कंपनीज की प्राइस टू बुक कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ टेंजिबल एसेट्स को ही कंपेयर करते हैं, हम इंटेंजिबल एसेट्स को नहीं कंपेयर करते। तो ऐसी कंपनी जिसके टेंजिबल एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू का कंपैरिजन फिर भी ठीक रहता है, परंतु वो कंपनी जिनके इंटेंजिबल एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे प्राइस टू बुक का कंपैरिजन ठीक नहीं रहता है। तो IT कंपनीज के इंटेंजिबल एसेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा भी ऐसी कंपनीज जिनके पास पेटेंट्स होते हैं, जिनके पास ब्रांड्स होते हैं, उनके इंटेंजिबल एसेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे प्राइस टू बुक का कंपैरिजन करना उचित नहीं रहता है। ऐसी कंपनी जिसकी बड़े बड़े प्लांट्स हैं, मशीनरी है, वहाँ पे टेंजिबल एसेट्स होते हैं, जैसे कि स्टील प्लांट्स हो गए, सीमेंट कंपनीज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो गई, तो इनके एसेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन इंडस्ट्रीज़ में आप फिर भी प्राइस टू बुक का कंपैरिजन कर सकते हैं, परंतु फिर भी मैं यही कहूँगा कि प्राइस टू बुक का कंपैरिजन अक्रॉस कंपनीज इतना उचित नहीं रहता है, क्योंकि जब आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आपको कई तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो प्राइस टू बुक रेशियो सिर्फ एक चीज़ है, उसके अलावा भी आपको कई तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अब प्रश्न ये आ जाता है कि बुक वैल्यू को हम उपयोग में कैसे लाएं, उससे हम एक स्टॉक की कैसे वैल्यूएशन करें। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि आप बुक वैल्यू देखिए, आप बुक वैल्यू पर शेयर देखिए, आप प्राइस टू बुक देखिए और उससे कुछ अनुमान लगाइए। आप विद इन द इंडस्ट्री आप प्राइस टू बुक का कंपैरिजन भी करिए, परंतु इसके अलावा भी आप अन्य आंकड़ों को देखिए, जैसे कि आप अर्निंग्स ग्रोथ देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए, ROE देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप बिजनेस को समझिए, आप बिजनेस एनालिसिस करिए। आप ये समझिए कि बिजनेस क्या कर रहा है, उसका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, उसके एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में बिजनेस क्या कर सकता है, डिमांड कहाँ से आ सकती है, शेयर का प्राइस क्यों बढ़ सकता है। तो आप इन चीज़ों का एनालिसिस करिए। तो प्राइस टू बुक एक रेशियो है जो एक महत्वपूर्ण रेशियो है, उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं। तो जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमको सभी चीज़ों का मिश्रण करना पड़ता है। तो प्राइस टू बुक की अपनी महत्वता है, परंतु निवेश का डिसीजन हम बाकी चीज़ें देखे बिना नहीं ले सकते। तो चलिए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और अगले भाग में हम मार्केट वैल्यू या मार्केट कैप को देखेंगे और समझेंगे कि मार्केट वैल्यू और मार्केट कैप और बुक वैल्यू में क्या अंतर है और इससे हम फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो जोर से एक थम्स अप दबाइए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले सप्ताह फ्राइडेज फंडा में इसी विषय पे और विस्तारपूर्वक चर्चा करने के लिए। नमस्ते और धन्यवाद।